डियर स्टूडेंट्स, आज से हम इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस टैक्स होता क्या है। Tax is a compulsory collection of money by the government for the public welfare means जो अनिवार्य रूप से मनी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उससे हम टैक्स कहते हैं। ये कंपलसरी होता है, ऑप्शनल नहीं है। फर्दर टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स आप खुद गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी आप डायरेक्टली नहीं देते, बल्कि गुड्स या सर्विसेज खरीदते वक्त प्राइस में इंक्लूड होता है और सेलर उससे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, मतलब जो पैसा आप अर्न करते हो उसका कुछ हिस्सा आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो। अब आप सोच रहे होंगे, गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? सिंपल है, गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देश की सिक्योरिटी इंश्योर करना, गरीब और अमीर के बीच का गैप कम करना, वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना। ये सब काम तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट के पास पैसा हो, और उसका एक बड़ा सोर्स है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सिर्फ पैसा लेने का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये डेवलपमेंट का टूल भी है। गवर्नमेंट टैक्स में कंसेशंस और इंसेंटिव्स देती है ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें और देश का डेवलपमेंट हो। हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स मीन्स इनकम टैक्स कौन पे करता है? हर वो पर्सन जिसका इनकम एक मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, उससे इनकम टैक्स देना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप जो इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमाते हो उस पर टैक्स आप करंट ईयर में देते हो। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सबसे पहली बार 1860 में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, सर जेम्स विल्सन के द्वारा। 1857 के रिवोल्ट के बाद गवर्नमेंट के लॉसेस कवर करने के लिए। फिर 1886 में एक प्रॉपर इनकम टैक्स एक्ट आया। बाद में 1918 और 1922 में नए एक्ट्स आए, और 1922 वाला एक्ट काफी सालों तक चला। लेकिन टाइम के साथ इतने अमेंडमेंट्स हो गए कि लॉ काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। इसलिए गवर्नमेंट ने कमिटीज बनाई, सजेशंस लिए, और फाइनली इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास किया गया। ये एक्ट 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ, और आज भी इसी के बेस पर टैक्स सिस्टम चलता है। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। On 13th February 2025, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 प्रेजेंट किया। जब ये बिल पास हो जाएगा, तब ये 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई होगा। अब बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के में फीचर्स की। इनकम टैक्स का मेन गोल है एक ऐसा टैक्स लॉ बनाना जो कॉन्साइज हो, मतलब छोटा हो, ल्यूसिड हो, मतलब क्लियर हो, और इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये बिल एग्जिस्टिंग एक्ट की लेंथ को लगभग आधा करने की कोशिश करता है, अननेसेसरी और रिपीटेड प्रोविजंस को हटाकर। इसमें ड्राफ्टिंग स्टाइल को सिंपल बनाया गया है और 57 से ज्यादा टेबल्स इंक्लूड की गई है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सिर्फ 18 टेबल्स थी। नया बिल क्रॉस रेफरेंसेस को कम करता है
और किसी एक सिचुएशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को एक ही जगह पर एक्सप्लेन करता है। इसे कंफ्यूजन कम होगा और समझना इजी हो जाएगा। प्रोविजोज और एक्सप्लेनेशंस को रिमूव कर दिया गया है और उनकी जगह सबसेक्शंस और क्लॉजेज यूज किए गए हैं ताकि क्लैरिटी बढ़े। ये बिल लिटिगेशन यानी कोर्ट केसेस और डिस्प्यूट्स को कम करने की भी कोशिश करता है। साथ ही नए इंटरप्रिटेशंस की नीड को भी रिड्यूस करता है। नए बिल की लैंग्वेज सिंपल रखी गई है, जिसमें ट्रेडिशनल लीगल जार्गन यानी मुश्किल कानूनी शब्दों का उसे कम किया गया है। बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स सेक्शन 4। इनकम टैक्स लगाने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। इनकम टैक्स एक एनुअल टैक्स है, यानी ये हर साल इनकम पर लगता है। प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में लगता है, उस साल के एप्लीकेबल रेट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। टैक्स रेट्स हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू फिक्स किए जाते हैं। टैक्स हर उस पर्सन पर लगता है जो सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। टैक्स हर पर्सन की टोटल इनकम पर लगता है, जो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। इनकम टैक्स या टू सोर्स पर डिडक्ट किया जाता है या फिर एडवांस में पे किया जाता है, जैसे एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। टोटल इनकम असेसी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर कैलकुलेट होती है। इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब देखते हैं टोटल इनकम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर। सबसे पहले इनकम को इन 5 हेड्स में क्लासिफाई किया जाता है। हर हेड से उसके अलाउएबल डिडक्शंस माइनस किए जाते हैं। जो बैलेंस बचता है उसे उस हेड की असेसेबल इनकम कहते हैं। सभी हेड्स की असेसेबल इनकम को ऐड किया जाता है। इस टोटल को ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से सेक्शंस 80C से 80U तक के डिडक्शंस माइनस किए जाते हैं। जो बैलेंस बचता है उसे टोटल इनकम कहते हैं। फिर इस टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। फाइनेंस एक्ट के एप्लीकेबल रेट्स के अकॉर्डिंग, जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो पर्सन टैक्स का बर्डन उठता है वही उससे पे भी करता है। सेकंड, इनकम टैक्स एक सेंट्रल टैक्स है। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज और कलेक्ट किया जाता है। थर्ड, इनकम टैक्स टोटल इनकम पर लगता है। टोटल इनकम को टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। फोर्थ, टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। अगर इनकम एग्जेम्प्ट लिमिट से ज्यादा होती है तभी टैक्स लगता है। असेसमेंट ईयर 2025 to 26 के लिए लिमिट्स। ए, सीनियर सिटीजन 60 से 80 साल के लिए 3 लाख रुपीस। बी, सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल या उससे ज्यादा 5 लाख रुपीस। सी, अदर इंडिविजुअल्स HUF AOP BOI 2,50,000 रुपए। डी, फर्म, कंपनी, लोकल बॉडी, कोई एग्जेम्प्ट लिमिट नहीं होती, नील। फिफ्थ, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स। टैक्स एक ही रेट पर नहीं लगता। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट भी बढ़ता है। इंडिविजुअल्स के लिए मिनिमम 5% और मैक्सिमम 30%। फर्म्स के लिए 30%। कंपनीज के लिए 15%, 22%, 25% या 30% एप्लीकेबल केस के हिसाब से। सिक्स्थ, सरचार्ज।
सरचार्ज इनकम टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज होता है। असेसमेंट ईयर 2025 से 26 के लिए आई इंडिविजुअल्स HUF AOP BOI 10% इनकम 50 लाख रुपीस से 1 करोड़ रुपीस तक, 15% 1 करोड़ रुपीस से 2 करोड़ रुपीस तक, 25% 2 करोड़ रुपीस से 5 करोड़ रुपीस तक, 37% 5 रुपए करोड़ से ऊपर। 2 फर्म्स 12% सरचार्ज अगर इनकम 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो। 3 डोमेस्टिक कंपनी 7% 1 करोड़ रुपीस से 10 करोड़ रुपीस तक, 12% 10 रुपए करोड़ से ऊपर। नोट, इन सब केसेस में मार्जिनल रिलीफ भी एप्लीकेबल होता है। 7th हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सभी असेसीज को 4% सेस देना पड़ता है, जो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पर लगता है। 8th टैक्स बर्डन, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होने की वजह से ज्यादा इनकम वेल लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं। 9th एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है। ये डिपार्टमेंट CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर काम करता है। 10th एलोकेशन ऑफ इनकम टैक्स, गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया गया इनकम टैक्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड होता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को शेयर नहीं मिलता। आय कंपनीज से कलेक्टेड इनकम टैक्स। 2 सरचार्ज अमाउंट। 3 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अंडर इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशंस दी गई है। ये डेफिनेशंस एक्ट में यूज होने वाले कीवर्ड्स को समझने के लिए जरूरी होती है। फर्स्ट है इनकम्स। इनकम एक इंपॉर्टेंट टर्म है इनकम टैक्स में, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पर ही लगता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आता है। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम बट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, रादर इट ओनली प्रोवाइड्स एज टू व्हाट इज इंक्लूडेड इन इनकम। डिस्कस। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया है कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। इनकम में इंक्लूड होता है 1 प्रॉफिट्स एंड गेन्स, यानी बिजनेस या किसी एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट। 2 डिविडेंड, कंपनी से मिलने वाला प्रॉफिट शेयर। 3 वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो डोनेशंस मिलते हैं A चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट को, B रिसर्च एसोसिएशन को, C स्पोर्ट्स या गेम्स एसोसिएशन को, D यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, E हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, F इलेक्टोरल ट्रस्ट को। 4 सैलरी से रिलेटेड बेनिफिट्स, इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंडर आने वाले परक्विजिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, सैलरी के बदले मिलने वेल प्रॉफिट्स। 5th स्पेशल अलाउंसेस, जो एम्प्लॉय को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए। 6th पर्सनल अलाउंसेस, जो पर्सनल एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए मिलते हैं, जैसे सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। 7th परक्विजिट्स टू रिप्रेजेंटेटिव असेसी, किसी रिप्रेजेंटेटिव को मिलने वेल बेनिफिट्स भी इनकम में आते हैं। 8th बिजनेस इनकम, जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर टैक्सेबल होता है। 9th कैपिटल गेन्स, प्रॉपर्टी, शेयर्स या एसेट्स बेचने से होने वाला प्रॉफिट। 10th इंश्योरेंस बिजनेस प्रॉफिट्स।
म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रॉफिट्स भी इनकम में इंक्लूड होते हैं। 11th विनिंग्स। लॉटरी, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग या बेटिंग से जो पैसा मिलता है वो भी इनकम होता है। लॉटरी का मतलब है चांस या ड्रॉ से जीता गया प्राइज। गेम शोज या टीवी कॉम्पिटिशन्स से जीता पैसा भी इनकम होता है। 12th एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशंस। एम्प्लॉयज से रिसीव किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, ईएसआई फंड, ये भी इनकम में इंक्लूड होता है। 13th कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। इस पॉलिसी से मिला पैसा भी इनकम होता है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है जब एक पर्सन अपने एम्प्लॉय या बिजनेस से जुड़े किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की लाइफ पर इंश्योरेंस लेता है। इसका टैक्स ट्रीटमेंट ए अगर कंपनी को अमाउंट मिलता है बिजनेस इनकम के अंडर टैक्सेबल होगा। बी अगर एम्प्लॉय को मिलता है सैलरी के अंडर टैक्सेबल होगा। सी अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है जैसे डायरेक्टर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर टैक्सेबल होगा। 14 कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा अपने मेंबर्स को दी गई बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटीज से जो प्रॉफिट होता है वो इनकम में इंक्लूड होता है। 15 शेयर्स इशू करते टाइम अगर जो अमाउंट रिसीव होता है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट इनकम माना जाएगा। 16 अगर किसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर के लिए एडवांस लिया गया हो और डील कैंसल हो जाए तो जो एडवांस फॉरफिट हो जाता है वो इनकम माना जाएगा। 17 अगर असेसी को गवर्नमेंट से कुछ मिलता है जैसे सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर, कॉन्सेशन, रिएम्बर्समेंट, तो ये सब इनकम ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर सब्सिडी या ग्रांट को एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड किया गया है तो उससे इनकम नहीं माना जाएगा। और ट्रस्ट के कॉर्पस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट इनकम नहीं है। एलपीजी सब्सिडी और वेलफेयर सब्सिडीज इनकम में इंक्लूड नहीं होती। 18 अगर किसी पर्सन को बिना कंसिडरेशन या कम प्राइस पर मनी या प्रॉपर्टी मिलती है 1 अप्रैल 2017 के बाद तो वो भी इनकम माना जाएगा। 19 जॉब टर्मिनेट होने पर या सर्विस कंडीशंस चेंज होने पर जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वो भी इनकम है। एक्सटेक्स इन्वेंटरी को जैब कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी इनकम माना जाता है। ग्रोस टोटल इनकम जीटीआई डिफरेंट हेड्स की इनकम का टोटल ग्रोस टोटल इनकम कहलाता है। ये 5 हेड्स होते हैं। 1 इनकम फ्रॉम सैलरीज, 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 3 प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, 4 कैपिटल गेन्स, 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हर हेड की इनकम कैलकुलेट करते टाइम उसके अलाउड डिडक्शंस माइनस किए जाते हैं और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस भी माइनस किए जाते हैं। टोटल इनकम सेक्शन टू सब सेक्शन 45 ग्रोस टोटल इनकम से सेक्शंस 80C से 80U के डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो टोटल इनकम कहलाता है। इस अमाउंट को नियरेस्ट 10 रुपये के मल्टीपल तक राउंड ऑफ किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम इक्वल्स सब हेड्स का टोटल। टोटल इनकम इक्वल्स जीटीआई माइनस डिडक्शंस 80C टू 80U। जीटीआई राउंड ऑफ नहीं होता। टोटल इनकम राउंड ऑफ होता है 10 रुपये के नियरेस्ट।
टैक्स जीटीआई पर नहीं लगता। टैक्स सिर्फ टोटल इनकम पर लगता है। जीटीआई कभी टोटल इनकम से कम नहीं होता। टोटल इनकम जीटीआई के इक्वल या उससे कम होता है। एग्रीकल्चरल इनकम जीटीआई में इंक्लूड नहीं होती, लेकिन अगर 5,000 रुपये से ज्यादा हो तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए कंसिडर की जा सकती है। वर्चुअल डिजिटल एसेट सेट टू सबसेक्शन 47A। वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या टोकन जो इंडियन या फॉरेन करेंसी नहीं है और जो क्रिप्टोग्राफिक या किसी और डिजिटल मेथड से जनरेट होता है। ये एक डिजिटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो एक्सचेंज हो सकता है, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो। इसमें वैल्यू स्टोर करने, यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में यूज हों या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट में यूज होने की कैपेसिटी होती है और ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर, स्टोर या ट्रेड किया जा सकता है। नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी या कोई सिमिलर टोकन भी वर्चुअल डिजिटल एसेट में इंक्लूड होता है। कोई भी और डिजिटल एसेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे वो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डिजिटल एसेट को कुछ कंडीशंस के साथ इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड भी कर सकती है। कैजुअल इनकम एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन। अगर मिस्टर एक्स को 5,000 रुपये मिल आर्बिट्रेटर के रूप में और पहले से कोई रिम्यूनरेशन फिक्स नहीं था तो ये कैजुअल और नॉन रिकरिंग इनकम है। अगर मिस्टर वाई को 5,000 रुपये मिल आर्बिट्रेटर के रूप में और पहले से रिम्यूनरेशन डिसाइड था तो ये कैजुअल इनकम नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर से 500 रुपये इंटरेस्ट मिल तो ये कैजुअल इनकम नहीं है। अगर बिना किसी कंडीशन के रिवॉर्ड 500 रुपये मिले, जैसे किसी का लॉस्ट पर्सन ढूंढने पर, तो ये कैजुअल इनकम है। असेसी टू 7 का मतलब होता है असेसी एक ऐसा पर्सन है जो टैक्स पे करने के लिए लायबल हो। जो किसी और अमाउंट के लिए लायबल हो, जैसे इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा। जिसके अगेंस्ट इनकम या फ्रिंज बेनिफिट्स के असेसमेंट के लिए प्रोसीडिंग्स चल रही हो। जो किसी और पर्सन की इनकम के लिए असेस किया जा रहा हो। जिसके लॉस के असेसमेंट के लिए प्रोसीडिंग्स चल रही हो। जिसके रिफंड के लिए प्रोसीडिंग्स चल रही हो। 7 जो एक्ट के किसी प्रोविजन के अंडर डीम असेसी माना जाता हो। 8 जो एक्ट के अकॉर्डिंग असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता हो। डीम्ड असेसी जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए असेसी माना जाता है उसे डीम्ड असेसी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी अनपेड इनकम पर असेसी माना जाएगा। अगर कोई पर्सन किसी फॉरेनर, माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो वो उनकी इनकम के लिए असेसी माना जाएगा। असेसी इन डिफॉल्ट जब कोई पर्सन एक्ट के अंडर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो उसे असेसी इन डिफॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट नहीं करता या डिडक्ट करके गवर्नमेंट में डिपॉजिट नहीं करता तो वो असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। असेसमेंट ईयर सेक 2(9). असेसमेंट ईयर का मतलब है 12 मंथ्स का पीरियड जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। इस ईयर में असेसी प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पे करता है। लायबल टू टैक्स सेक 2 29A।
लायबल टू टैक्स का मतलब है कि किसी पर्सन पर किसी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स की लायबिलिटी है। इसमें वो पर्सन भी इंक्लूड होता है जो बाद में एग्जेम्पशन ले लेता है। पर्सन सेक्शन 2(31) इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पर्सन में इंक्लूड होते हैं आई इंडिविजुअल, 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, 3 कंपनी, 4 फर्म इंक्लूडिंग LLP, V एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स AOP या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI, 6 लोकल अथॉरिटी, 7 आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 जिस साल इनकम अर्न होती है उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं और जिस अगले साल उस इनकम पर टैक्स लगता है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। जनरली प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये फाइनेंशियल ईयर सब असेसीज के लिए सेम होता है और सब सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए भी सेम होता है। अगर कोई नया बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट होता है तो प्रीवियस ईयर उसकी स्टार्टिंग डेट से लेकर 31 मार्च तक होता है। इस केस में पहला प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स से कम भी हो सकता है। इलस्ट्रेशन 2 अगर असेसी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है आई 1 जुलाई 2024 को, 2 1 अक्टूबर 2024 को, 3 1 जनवरी 2025 को, हर केस में असेसमेंट ईयर सेम होगा 2025 to 26 और प्रीवियस ईयर होगा आई 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक, 2 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक, 3 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक। इलस्ट्रेशन 3 1 श्री राम गोपाल को 1 जुलाई 2024 को लेक्चरर अपॉइंट किया गया और 30 जून 2025 को कंफर्म किया गया। इसका प्रीवियस ईयर होगा 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025। 2 श्री अमरनाथ को 1 सितंबर 2024 को लीव वैकेंसी पर अपॉइंट किया गया और ओरिजिनल लेक्चरर 1 फरवरी 2025 को वापस आ गया। इसका प्रीवियस ईयर होगा 1 सितंबर 2024 से 31 जनवरी 2025। जनरल रूल प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में लगता है। एक्सेप्शंस टू जनरल रूल कुछ केसेस में इनकम उसी साल टैक्स हो जाती है जिसमें अर्न होती है। आई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया से शिपिंग बिजनेस करता है तो उसकी इनकम सेम ईयर में टैक्सेबल होती है। इसमें टोटल अमाउंट का 7.5% इनकम माना जाता है। 2 पर्सन लिविंग इंडिया अगर कोई पर्सन इंडिया परमानेंटली छोड़कर जा रहा है और वापस आने का इंटेंशन नहीं है तो उसकी इनकम उसी साल टैक्स कर ली जाती है जब वो इंडिया छोड़ने वाला होता है। 3 AOP और BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन टेम्परेरी पर्पस अगर कोई ग्रुप किसी स्पेसिफिक इवेंट या पर्पस के लिए बना हो और जल्दी डिसोल्व होने वाला हो तो उसकी इनकम भी उसी साल टैक्सेबल होती है। 4 प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू अवॉइड टैक्स अगर असेसी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है टैक्स बचाने के लिए तो उसकी इनकम प्रीवियस ईयर के एंड से लेकर असेसिंग ऑफिसर के प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने तक उसी असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी।
वी डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन बंद हो जाता है तो इनकम प्रीवियस ईयर के एंड से लेकर बिजनेस बंद होने की डेट तक उसी असेसमेंट ईयर में टैक्स हो सकती है। इन सब केसेस आई से वी तक टैक्स एडवांस टैक्स के रेट्स के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाता है। डिफरेंस प्रीवियस ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। ये वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर से पहले आता है। इसमें इनकम अर्न होती है। ये कभी कभी 12 मंथ्स से कम भी हो सकता है अगर नया बिजनेस स्टार्ट हुआ हो। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2(9) में डिफाइन किया गया है। ये 12 मंथ्स का पीरियड होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसमें प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगता है। ये हमेशा पूरे 12 मंथ्स का होता है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब होता है ये वो हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट होता है जो किसी इंडिविजुअल एओपी या बीओआई पर अप्लाई होता है, जिसमें इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों इंक्लूड होते हैं, और ये फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। नोट: असेसमेंट ईयर 2025 से 26 के लिए मैक्सिमम टैक्स रेट 30%, सरचार्ज 10%, 15%, 25% या 37% इनकम के हिसाब से। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, जो इनकम टैक्स और सरचार्ज के टोटल पार लगता है। प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इंडिया में इनकम टैक्स लॉ का एवोल्यूशन डिस्कस करो। इनकम टैक्स क्या है? इंडिया में इसका हिस्ट्री एक्सप्लेन करो और इनकम टैक्स के चार्जिंग के बेसिस और प्रोसीजर को समझाओ। इन टर्म्स को एक्सप्लेन करो। आई प्रीवियस ईयर, 2 असेसी, 3 इनकम, 4 कैजुअल इनकम, वी असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, रिसीट्स पार नहीं। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो और इनकम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ।